बच्चों, आज हम कोशिका के संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत बाह्य कोश की आवरण, बाह्य कोश की आवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो बाह्य कोश की आवरण जो होता है, ये सभी जीवों के जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली, लचीली व पारदर्शक आवरण पाया जाता है, जो त्रिस्तरीय होता है, अर्थात 3 स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। उस स्तर को या उस आवरण को बाह्य कोश की आवरण कहते हैं या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आपने पिछले उसमें पढ़ी लिए हैं। ये जो जीवों के शरीर की जो कोशिकाओं का जो पहचान कराने के लिए उनके चारों ओर एक आवरण होती है, वो आवरण के द्वारा ही एक कोशिका जो है दूसरी कोशिका से अलग होता है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होते हैं वो पारगम्य होते हैं, पारदर्शक होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले डेविडसन और डेनियली नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा इस झिल्ली को सबसे पहले देखा गया था, उन्हीं के द्वारा इनको खोज किया गया था। ये जो बाह्य कोश की आवरण जो होता है वो मुख्य रूप से 3 स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से 2 स्तर होते हैं प्रोटीन के, अर्थात बाहरी स्तर और आंतरिक स्तर। ये दोनों स्तर जो हैं प्रोटीन से बने रहते हैं, और इसका बीच का जो स्तर होता है वो होता है फास्फो लिपिड स्तर। इस प्रकार से एक प्लाज्मा झिल्ली जो है देखा जाए तो ये 2 स्तर हो गए, दोनों प्रोटीन से बने हुए हैं, और इसका जो बीच का जो लेयर है ये कहलाता है फास्फोलिपिड। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय एक झिल्ली होती है जो एक कोशिका को जो है एक अलग पहचान दिलाता है। फिर जो पारगम्य होता है, अर्ध पारगम्य होता है, सेलेक्टेड पदार्थों को जो है अपने में से आने जाने देता है, और ये जो है लचीला होता है, जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करके ये जो है एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। अब समान जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं आपस में गुच्छा बनाकर एक झुंड बना लेते हैं, तो उस आधार पर हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सा कोशिका एक समान और कौन कौन सी कोशिकाएं अलग अलग हैं। चूंकि जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो उस कोशिकाओं के चारों ओर या कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं और जो पदार्थ हैं, जीवद्रव्य है और सेल ऑर्गेनेल्स है, उनकी सुरक्षा के लिए उनकी सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ जो घेरा पाया जाता है वही घेरा कहलाता है प्लाज्मा झिल्ली। अब हम इसके कार्य को देख लेते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाओं का एक विशिष्ट पहचान कराता है, ये इसका पहला कार्य हो जाएगा। दूसरा, प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये अर्धपारगम्य होता है, अर्थात सेलेक्टेड पदार्थों को ही अपने में से आने जाने देता है, अर्थात उनके आवागमन को सुलभ बनाता है। फिर इसमें जो पारगम्यता जो होती है वो विभेदकी पारगम्य होते हैं। विभेदकी पारगम्य मतलब अलग अलग पदार्थ, जो एक निश्चित जो पदार्थ होगा जो कोशिका के लिए आवश्यक होगा, ऐसे पदार्थों को ही वो कोशिका के अंदर प्रविष्ट होने देता है। इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही जीवों में जो है गति और प्रचलन, या कोशिकाओं में जो है गति और प्रचलन होता है। जैसे कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। उस अमीबा के शरीर के चारों ओर जो झिल्ली होती है वो एक विशेष प्रकार के आवरण का निर्माण करता है, जिसको हम कुटपाथ कहते हैं, जिसके द्वारा वो आसानी से गति और प्रचलन करता है। अब इसी में दूसरा देख लेते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसमें शैवाल हैं, कवक हैं, कुछ जीवाणु हैं, कुछ विषाणु हैं, और जितने भी पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, उनकी शरीर की कोशिकाओं के मतलब उनके शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और उन कोशिकाओं के चारों ओर अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर बाह्य आवरण के रूप में एक भित्ति पाया जाता है। उस भित्ति को ही हम कहते हैं कोशिका भित्ति।
ये जो कोशिका भित्ति जो होता है वो जीवाणुओं में और कवकों में जो निम्न वर्गीय जो जीव होते हैं उनमें सेलुलोज को छोड़कर, सेलुलोज और प्रोटीन को छोड़कर जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई होते हैं। और जितने भी विकसित जो पेड़ पौधे होते हैं उन विकसित पेड़ पौधों के शरीर के चारों ओर जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, वो बना रहता है सेल्यूलोज का। ये सेल्यूलोज जिसका हम सामान्य सूत्र लिखते हैं C6H10O5ON, ये जो है सेल्यूलोज का सामान्य सूत्र होता है। ये सेल्यूलोज जो होता है ये इस सेल्यूलोज के जो आवरण होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जैसे मैग्नीशियम के पैक्टेट हो गया, कैल्शियम के जो पैक्टेट हो गया, ये पैक्टेट जो है इसके सेल्यूलोज के साथ मिलकर एक बाह्य आवरण को जो है मजबूत और कठोर बना देता है, जिसके कारण वो उस कोशिका की जो है पूरा सुरक्षा, मतलब कोशिका के जो है एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण किया जाता है। वही रक्षात्मक आवरण के कारण कोशिकांग जो होते हैं वो सुरक्षित रहता है। उसके अंदर मतलब कोशिका भित्ति के अंदर जो है प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। तो एक विशेषता है, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके कोशिकाओं के चारों ओर कोशिकीय झिल्ली के अलावा अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ उसके सबसे बाह्य आवरण के रूप में कोशिका भित्ति या सेल वाल भी पाया जाता है। इस सेल वाल के उपस्थिति के कारण ये पादप कोशिका जो होता है वो जंतु कोशिका से भिन्न है या अलग है। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति की संरचना, सेल वाल की संरचना। जीवों में जो कोशिका जो भित्ति होता है मुख्य रूप से जीव द्रव्य द्वारा जो स्रावित पदार्थ के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उसमें दो स्टेप में कोशिकाओं का विभाजन होता है, एक तो केंद्रक का विभाजन और दूसरा उसके साइटोप्लाज्म का विभाजन। तो जब साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है तो पादप कोशिकाओं की एक विशेषता है कि उनके बीच जो पादप कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो उन कोशिकाओं के बीच एक पट बनता है जिसको मध्य पट कहते हैं। इस प्रकार का ये मध्य पट से जो कोशिकांग होते हैं दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब कोशिका के अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे, जितने भी कोशिकांग होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, जीव द्रव्य होगा, वो सब यहाँ पर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, और दूसरे स्टेप में जो है जब पादप कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उस कोशिका द्रव्य के विभाजन के समय एक मध्य पट बनता है। इसी मध्य पट यही मध्य पट जो है आगे परिवर्तित होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ये कोशिका जो भित्ति जो होती है वो अंतर कोशिकीय पदार्थ के रूप में अंतर कोशिकीय पदार्थ बना लेता है, या मध्य पट्टिका बना देता है, या लेमिली बना देता है। यही लेमिली में जो है जब कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट और फिर सुबेरिन, हेमोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज इत्यादि का जब जमा हो जाता है तो वो कठोर हो जाता है। तो इस प्रकार एक मजबूत आवरण का निर्माण करता है। अब यदि हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार का कोशिका भित्ति का संरचना होता है। ये जो सबसे बाहर स्तर या वो पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, इसको कहते हैं मिडिल लेमिली। मिडिल लेमिली या फिर इसी को कहते हैं मिडिल लेमिला। फिर इसके अंदर दूसरा स्तर होता है ये जो दूसरा स्तर होता है इसका एक कहलाता है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल या प्राइमरी भित्ति। फिर इसके अंदर फिर से एक और लेयर पाया जाता है
प्रकार ये दूसरा एक और इसमें लेयर उपस्थित होता है, इसको कहते हैं आउटर लेयर। और फिर इस प्रकार एक आंतरिक सतह पर एक और लेयर उपस्थित होता है, ए लेयर कहलाता है इनर लेयर। तो इस प्रकार से कोशिका झिल्ली में जो है ये प्राइमरी वॉल और आउटर लेयर, इनर लेयर, और यहाँ पर एक स्तर और हो गया, इसको कहते हैं मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर जो है मिलकर एक दूसरा वो बनाते हैं जिसको कहते हैं सेकेंडरी वॉल। इस प्रकार हो जाती है कोशिका भित्ति की स्ट्रक्चर। तो ये जो मेडिल लेमिली है, इसी मेडिल लेमिले से जीव द्रव्य के द्वारा पदार्थ जो सीक्रेट पदार्थ होता है, उस सीक्रेट पदार्थ के द्वारा इसका आवरण या मध्य पटलिका का निर्माण होता है। वही मध्य पटलिका जो है चारों ओर एक सेलुलोज का बना हुआ आवरण बनाता है और इसी आवरण पर सुबेरिन, पैक्टिन, लिग्निन इत्यादि पदार्थों का जमा हो जाता है, जिससे काष्ठी पदार्थ या काष्ठ का या फिर लकड़ी का निर्माण होता है, जिसके कारण एक कोशिका जो होता है वो मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर मतलब कोशिका के अंदर जो भी मुख्य कार्य होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिकाएं जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो उस भोजन के निर्माण जब किया जाता है तो उस समय उस कोशिका का जो तापमान जो है या कोशिका के अंदर की जो वो है वो बढ़ जाता है, उसको ये कोशिका भित्ति जो है उसको मजबूती प्रदान करके आवरण के रूप में मतलब उसको मजबूती या कठोरता प्रदान करता है, जिसके कारण कोशिकाएं नष्ट होने से बच जाते हैं। अब यदि कोशिका भित्ति का जो लेमिला है उस लेमिला से किस प्रकार इन वॉल्व्स का निर्माण होता है इसको देखें। ये होता है सेल प्लेट, इस सेल प्लेट से आगे इस प्रकार आवरण बनता है, जो आगे चलकर इस प्रकार कई स्तरों में विभक्त हो जाता है। इसमें जो वाल तैयार हुआ ये वाल कहलाते हैं प्राइमरी वाल। और यहाँ पर जो बीच में बनता है ये कहलाता है मिडिल वॉल। और यहाँ पर जो नीचे में जो लेयर बना हुआ है ये बनाते हैं आपस में मिलकर सेकेंडरी वॉल। तो इस तरीके से सेल प्लेट जो है आगे विभाजित होकर जो है ये आवरणों का निर्माण करता है।
ये हो गई कोशिका भित्ति की संरचना। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति का कार्य क्या क्या है। तो कोशिका भित्ति पौधों में जो है मुख्य रूप से पौधे की कोशिकाओं को जो है मजबूती प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति के कार्य। तो कोशिका भित्ति जो है मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाओं को जो मजबूती या कठोरता प्रदान करता है। इसके साथ साथ इसमें सेलुलोज का जो आवरण होता है, वो सेलुलोज के जो अणु जो होते हैं वो कोशिकीय स्तर को बनाकर रखते हैं। फिर पौधों में जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसके विपरीत जो है पौधों को सीधे खड़े रखने में जो है कोशिका भित्ति ही मदद करता है। इसी प्रकार पौधों की कोशिकाओं में जो भोजन का संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय ये कोशिका भित्ति मुख्य भूमिका अदा करता है। इसके अलावा कोशिका की जो कोशिकाओं का जो फैलाव है, उस फैलाव को जो है कंट्रोल करके नियंत्रित करके रखता है। फिर एक कोशिकीय द्रव्य के साथ जो है संबंध स्थापित करके कोशिकीय पदार्थों को जो है सुरक्षित या संरक्षित करके रखता है, और पादप कोशिका को जो है एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो ये तो हो जाएगा कोशिका भित्ति के कार्य। अब हम अगला चीज देख लेते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक कोशिका हो गया, उस कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्म, और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है एक कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो जितने भी जंतु जीवों के शरीर में, मतलब पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो, उस कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है, चाहे वो कोशिका के बाहर या कोशिका के अंदर, अर्थात कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर और केंद्रक के बाहर, किंतु कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, इन दोनों द्रवों को अर्थात साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ हम मिलाकर क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। हक्सले नाम के वैज्ञानिक द्वारा इस जीव द्रव्य का सबसे पहले खोज किया गया, और उनके द्वारा इसको जीवन का भौतिक आधार कहा गया। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार कहलाता है, जिसका निर्माण कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, लिपिड्स और विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक जो घटक होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों से ये मिलकर बना हुआ होता है। यही जीव द्रव्य जो है जब तक जीवों के शरीर के कोशिका में मौजूद रहता है, तब तक जीव की जो कोशिका है वो जीवित माना जाता है, और जिस समय ये जीव द्रव्य जो है सूख जाता है, तो उस समय वो कोशिका मृत हो जाता है। तो जब कोशिका की मृत्यु होगी तो उस जीव की भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको जीवन का भौतिक आधार कहा गया। अब हम देखते हैं दूसरा, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, इसको कहते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। एक कोशिका हो गया और उसके अंदर एक केंद्रक हो गया, केंद्रक के बाहर किंतु कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव को कहा जाता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ये जो जीव द्रव्य का निर्माण मुख्य रूप से पोषण के माध्यम से होता है। जब हम भोजन करते हैं तो या पोषण करते हैं तो पोषण के माध्यम से जो भोज्य पदार्थ लिया जाता है, उसके घटक जो है जब
ऑक्सीकृत हो मतलब पच जाते हैं। पचने के पश्चात एक सरल यौगिकों में या सरल अणुओं में जो है वो बढ़ जाते हैं और सरल अणु जो है इस कोशिका द्रव्य में आकर एकत्रित हो जाते हैं। इसमें भी मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा के जो सरल अणु अर्थात एमिनो अम्ल हो गए, उसी प्रकार ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारे पदार्थों से मिलकर जो द्रव्य बना हुआ है उस द्रव्य को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकाओं उपस्थित है उन कोशिकाओं को जो है जीवित रखना, अर्थात ये जो है कोशिकाओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक घटक होता है जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब हम अगला देख लेते हैं कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको हम कोशिकांग कहते हैं या फिर सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। कोशिकांग अर्थात कोशिका के अंग। कोशिका के अंग के अंतर्गत जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार किनारे में और फिर केंद्रक के चारों नली के रूप में पाया जाता है। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे जो है कोशिकांग कहलाते हैं या फिर सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, जो एक कोशिका के अंग होते हैं जिनके द्वारा इस समस्त कोशिका के कार्य जो है संपन्न होते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया कोशिकांग या कोशिका के अंग। अब ये कोशिका के अंगों में से एक एक अंग के बारे में देख लेते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स को देख लेते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसका क्या कार्य है। एक बार फिर से याद लीजिए कोशिकांग। इसके अंतर्गत सबसे पहला देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। माइटोस का मतलब होता है तंतु या सूत्र या इसी को कहते हैं थ्रेड, सूत्र, और फिर कॉन्ड्रियान का मतलब होता है कणिका, ग्रेन्यूल्स। इस प्रकार इसको हम एक साथ मिलाकर क्या कहेंगे, सूत्र कणिका, या इसको सूत्र कणिका न कहकर क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जो कोशिका के अंदर जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो उस भोजन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा को जो है एटीपी के रूप में संरक्षित रख के जो है संरक्षित रखने का कार्य करता है। और जब कोशिकाओं को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस समय वही एटीपी टूट कर उसके जो फॉस्फेटेस बॉन्ड है वो टूटते हैं तो उसके द्वारा ऊर्जा मुक्त किया जाता है। कोशिका ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोलिकर नाम के वैज्ञानिक द्वारा सबसे पहले देखा गया था। फिर इसको जो है आगे फ्लेमिंग ने जो है थ्रेड के रूप में या फिर कणिका का जो है नाम दिया। ये जो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होता है जीवों के शरीर में जो है खासकर जंतुओं के शरीर में और पौधों के शरीर की कोशिकाओं में इनकी जो संख्या होती है वो 1 से लेकर 3 लाख तक हो सकता है। और कोशिका की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मनुष्य की यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1000 से लेकर यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 1000 से 1600 तक का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जो कोशिका के अंदर जो कोशिका की जो स्थिति किस प्रकार की कार्य करने वाली कोशिका है उसके आधार पर इसकी संख्या जो है
कम या अधिक हो सकता है। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या सूत्रकणिका पाया जाता है। अब यदि हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखें तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो द्विस्तरीय झिल्ली या दोहरी झिल्ली या दो स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके दो चेंबर्स होते हैं। बाहर जो चेंबर पाया जाता है उसको बाह्य चेंबर कहा जाता है और अंदर में जो चेंबर होता है वो कहलाता है आंतरिक चेंबर। ये जो इस प्रकार एक दोहरी या लेयर पाया जाता है। सबसे जो बाहर लेयर है इसको कहते हैं आउटर लेयर और अंदर जो लेयर होता है कहलाता है इनर लेयर। इस इनर लेयर के अंदर बहुत सारे उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। यहाँ पर जो द्रव भरा रहता है ये कहलाता है मैट्रिक्स या फिर अधात्री। फिर यहाँ पर जो उंगली समान जो प्रवर्ध होते हैं ये कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी। फिर यहाँ पर कुछ कणिकाएं चिपके हुए होते हैं। ये जो कणिकानुमा संरचना या गोलाकार जो संरचनाएं होते हैं ये होते हैं राइबोसोम। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन के संश्लेषण के समय, जब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है तो इसी राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के कार्य को संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार इसके जो यहाँ पर इस प्रकार जो प्रवर्ध निकले हुए होते हैं आंतरिक सतह पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कहलाता है F1 पार्टिकल्स। तो इस प्रकार एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हो गई। सबसे बाहर जो झिल्ली है वो होता है उसका या बाह्य आवरण होता है वो कहलाता है आउटर लेयर या बाह्य आवरण, और उसके अंदर जो साइड जो झिल्ली होती है वो कहलाता है उसका इनर लेयर। इसमें जो मैट्रिक्स या अधात्री जो होता है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनके जो सरल घटक मतलब उनके पोषण के पश्चात, पाचन के पश्चात जो घटक मतलब अपघटित होने वाले जो पदार्थ होते हैं सरल अणु, वो सरल अणु अधात्रिक रूप में यहाँ पर मौजूद रहते हैं जो कोशिकांगों की मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो है सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। फिर यहाँ पर जो क्रिस्टी है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है कि भोजन का जो है जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के परिणाम से ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को की अतिरिक्त मात्रा को एटीपी के रूप में संरक्षित रखना, एटीपी के रूप में संरक्षित रखना। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इस रूप में ऊर्जा को संरक्षित करके रखता है। यही ऊर्जा जब कोशिका को जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो यही एटीपी में जो उपस्थित जो फास्फेटेस बांड है, ये फास्फेटेस बांड जो है टूट जाते हैं और एक फास्फेटेस बांड टूटने से 14 किलो कैलोरी, इसमें से एक फास्फेट बांड मान लो टूट जाए तो अणु जो है बदल जाएगा एडीपी में और यहाँ पर मुक्त होगा 14 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन या कोशिका का जो है पावर हाउस के नाम से प्रचलित है। अब हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है इसका
पावर हाउस की तरह कार्य करता है। पावर हाउस या इसी को कहते हैं ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि, या पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे शरीर की कोशिकाओं में या जीवों के शरीर को कोशिकाओं में मौजूद रहता है। इस कारण जीवों को जो है एक बार भोजन करने के पश्चात, दिन में एक बार भोजन करने के पश्चात जो है उनको और तुरंत भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस समय जो भोज्य पदार्थ जो पचते हैं तो पचकर उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपी के रूप में संरक्षित रहता है। एटीपी के रूप में या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संरक्षित रहते हैं। फिर ये जो है एटीपी जो है अपघटित होकर जब जब कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होगी तब तक उसको मुक्त करता है। इसके अलावा ये जो है कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि इसके जो क्रिस्टियाँ होते हैं उन क्रिस्टियों पर जो है राइबोसोम चिपका हुआ होता है, और राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में जो है मदद करता है। फिर ये अंडे के योग के रूप में जो है शुक्राणु के मध्य अंडे के जो योग होता है उसमें पाया जाता है। और फिर शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, शुक्राणु के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो एक्रोसोम होता है, फिर बीच का जो भाग होता है मिडिल पीस होता है, और नीचे वाला उसका टेल होता है। इस प्रकार तो इसका जो मध्य भाग होता है मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य। अब अगला देखते हैं लवक। दूसरा लवक या प्लास्टिड, दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स है लवक या प्लास्टिड। ये जो पादप में अधिकांश जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण या फिर कुछ जो प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटोजोन्स होते हैं, और कुछ जंतु जिनमें के शरीर में जो है जिनके द्वारा जो कुछ ऐसे जंतु भी ज्ञात हैं जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। ऐसे समस्त जीवों में एक विशेष प्रकार का कलर पिगमेंट्स होता है जिसको किस नाम से जानते हैं? लवक या प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये मुख्य रूप से प्लास्टिड के अंदर जो है मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए तथा जो राइबोसोम्स होता है ये भी मौजूद रहते हैं। लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात लवक के प्रकार देख लें तो लवक जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक अवर्णी लवक, दूसरा हरित लवक, और तीसरा वर्णी लवक। इस प्रकार से जो लवक होंगे वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो गए। और वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो या तो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, मतलब वायु भाग के आंतरिक सतह पर होते हैं, जैसे जड़, और जो जड़ जो है मिट्टी में दबा हुआ होता है उसमें पाया जाता है। उसी प्रकार तने में जो है स्थित होता है, मतलब पौधे का जो भाग जो है रंगहीन दिखाई देता है, उसमें कोई रंग नहीं होता। वहां पर वो रंगहीन पदार्थ किसके कारण रंगीन जो है वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसमें जो लवक पाया जाता है या प्लास्टिड होता है वो किस प्रकार का होता है? अवर्णी लवक। ये जो अवर्णी लवक होते हैं मुख्य रूप से भोजन संग्रह करने वाले भागों में ज्यादातर पाया जाता है। अब पौधे के भोजन संग्रह करने वाला भाग कौन हो गया? तो जड़, जैसे बहुत सारे जड़ को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनमें कोई विशिष्ट रंग नहीं होता, इसलिए उनमें जो लवक या प्लास्टिड पाया जाता है वो कहलाता है अवर्णी लवक। ये जो अवर्णी लवक होते हैं ये कोशिकाओं को जो है पादप कोशिकाओं जो है इनका अवर्णी लवक का कोई जो निश्चित आकार नहीं होता। ये जो है उन समस्त भागों में पाए जाएंगे जो इनमें भोजन का संग्रह हो रहा है। फिर दूसरा देख लेते हैं हरित लवक, या इसी को कहते हैं क्लोरोफिल।
जितने पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, जो पौधे के वो भाग जो हरे रंग के दिखाई देते हैं, अर्थात उनका जो हरा रंग जो है, जिसके कारण हरा रंग में दिखाई दे रहा है, उसमें पाया जाने वाला जो लवक होता है वो कहलाता है, या जिसके कारण वो हरा दिखाई दे रहा है वही हरा रंग कहलाता है हरित लवक या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है ये भी आपको पता है ना। पादप कोशिकाएं जो है क्या करते हैं, पादप कोशिकाओं के या पौधों का मुख्य कार्य होता है भोजन का जो है निर्माण करना, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें जो लवक, जो हरित लवक जो होता है, इसके कारण पौधा का जो रंग दिखाई देता है क्या दिखाई देगा, या पौधे की जो पत्तियां हैं वो क्या दिखाई देंगे, हरे रंग के। और प्रारंभ में हम ये भी देखते हैं कि पौधा का जो तना वो भी हरे रंग का दिखाई देता है। फिर जो फल फलते हैं, पौधों में जो फल रहे हैं वो भी प्रारंभ में हरे रंग के दिखाई देते हैं, और जो भी भाग हरे रंग में दिखाई दे रहा है वहां पर किसकी उपस्थिति होती है, हरित लवक की उपस्थिति होती है। मतलब उस हरित लवक के कारण वो भाग जो है हमेशा हरा दिखाई देता है। इसी लवक की उपस्थिति के कारण पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उस भोजन का उपयोग जितने भी प्रकृति में जंतु होते हैं, वो जंतु उस पौधों द्वारा बनाए गए भोजन का इस्तेमाल करके जीवित रहते हैं। इस प्रकार जो हरित लवक की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां या पेड़ पौधे के कुछ उसके जो भाग होते हैं, जैसे प्रारंभ में जो नन्हे पौधा होता है उसका तना जो है हरा रंग का दिखाई दे रहा है, फिर जो उनमें फल रहे हैं वो जो है हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, तो ये हरित लवक की उपस्थिति के कारण होता है। अब ये जो हरित लवक की संरचना को देख लें। हरित लवक जो है संरचनात्मक दृष्टि से अगर हरित लवक को देखा जाए तो ये मुख्य रूप से 2 झिल्लियों या 2 इकाई झिल्लियों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 40 से 60 एंगस्ट्रॉम होता है। हरित लवक की जो संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी जो मोटाई होगी, हरित लवक की जो मोटाई होती है वो 40 से 60 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, जिसके अंदर आधार द्रव्य या फिर रंगीन जो है धूसर पदार्थ भरा होता है, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, फिर राइबोसोम्स, 70s कॉन्फ़िगरेशन गुणांक वाले या फिर सेडिमेंशन गुणांक वाले इसमें राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। अब एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये डबल दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है, जिसकी संरचना इस प्रकार की होती है। डबल मेम्ब्रेन ये पहला बाह्य आवरण होता है, जो दोहरी आवरण के रूप में या दोहरी झिल्ली के रूप में बना हुआ होता है। फिर इसके अंदर जो है कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो स्टोमा से मिलकर बने हुए होते हैं। ये स्टोमा आपस में झुंड बनाकर इसमें से एक को कहते हैं वन थैलेकाइड्स,
और इसका जो झुंड होता है वो कहलाता है ग्रेना, एक वचन में ग्रेनम कहते हैं। इस ग्रेनम का निर्माण जो है बहुत सारे थैलेकाइड से मिलने से बना हुआ होता है, और इसमें जो छोटा छोटा छिद्र होता है एक कहलाता है स्टोमा। इसी स्टोमा के द्वारा पदार्थों को वो होता है, मतलब संश्लेषण बाहर निकलते हैं। फिर इसके अंदर जो है इस प्रकार की कुछ संरचनाएं जो आपस में थैलेकाइड्स को जोड़ रहे हैं, इनको फैक्ट सबस्टेंस या फैक्ट या फिर लेमेली कहते हैं, फैक्ट या लेमेली। तो इस तरीके से एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी, हरित लवक की संरचना होता है जो दोहरी स्तरों से या दोहरी झिल्लियों से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसके रासायनिक संगठन को देखा जाए तो ये जो थैलेकाइड्स होते हैं, ये थैलेकाइड्स बहुत सारे थैलेकाइड्स आपस में जो है ग्रेनम से मिलकर बने हुए होते हैं। हरित लवक का यदि रासायनिक संगठन को देखें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट या फिर प्रोटीन की मात्रा को देख लेते हैं। प्रोटीन की जो मात्रा होती है लगभग 30 से 50% होता है। इसी प्रकार लिपिड्स होते हैं 20 से 30%। प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 35 से 55%। फिर लिपिड्स की जो मात्रा होती है वो 20 से 30%। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 4 से 7%। और वर्णक जो होता है, वर्णक अर्थात जिसके कारण ये जो है हरे रंग का दिखाई दे रहा है, इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 9 से 13%। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे और जो खनिज लवण होते हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये जो हरित लवक होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। हरित लवक मुख्य रूप से 2 प्रकार के, हरित लवक ए, दूसरा हरित लवक बी। इस प्रकार से ये 2 प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बी सी मतलब सी डी भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कोशिकाओं में जो हरित लवक होता है वो ए और बी होते हैं। अब इनका कार्य देख लेते हैं, हरित लवक का कार्य। हरित लवक का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है कोशिकाओं को हरित लवक के कार्य, तो जो है भोजन के संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पूर्ण होता है। फिर तीसरा देखते हैं पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक, वर्णी लवक। वर्णी लवक, तो वर्णी लवक पौधे का वह भाग जो रंगीन दिखाई देता है, मतलब अलग अलग रंग में जो दिखाई देता है, चाहे वो फूल हो या फिर फल हो, उनमें जो लवक उपस्थित होता है, मतलब वर्णी लवक उपस्थित होता है, उसके कारण वो रंगीन दिखाई देता है। उनमें जो विशिष्ट रंग होता है, कोई लाल रंग का है तो उसमें लाल रंग का वर्णी लवक है, रोडोफाइट्स है, या फिर कोई भूरे रंग में है तो टेरिडोफाइट्स होते हैं या फियोफाइट्स होते हैं।
और फिर कुछ जो है क्रोमेटोफोर्स उनमें उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वो रंगीन दिखाई देते हैं या विभिन्न प्रकार के रंगों को ग्रहण किए रहते हैं। प्रकाश के जिस रंग के प्रकाश को जो है वो अवशोषित करके उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, परावर्तित करेंगे, वो पौधा का वह भाग जो है जो उस रंग में हमें दिखाई देता है। तो ज़्यादातर फूल जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, उनमें वर्णील लवक होता है। फल जो है जब पक जाता है तो उसमें जो रंग आ जाता है वो वर्णील लवक के कारण होता है। फिर लवक का मुख्य कार्य क्या है? एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है मदद करना, अर्थात इन्हीं द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर ये वर्णील लवक की उपस्थिति के कारण पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, जिसके कारण पौधे जो है आकर्षक लगते हैं। फिर जो कीटों को जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है आकर्षण का जो मतलब केंद्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से लवक के कार्य हो जाएंगे। तो बच्चों, आज आपने कोशिका के जो संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत बाह्य कोश की आवरण अर्थात प्लाज्मा, झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति और फिर कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।